दोस्तों, आज हम आपको एक बोलने वाले मुर्गे और इंसान के बच्चे की कहानी बताने वाले हैं। जब मुर्गे ने गांव वालों के सामने बोलना शुरू कर दिया, तो फिर क्या हुआ? आइए सुनते हैं। पुराने जमाने की बात है, जब गांवों की जिंदगी में शहरों वाली रफ्तार नहीं थी। सूरज ढलते ही चूल्हों की आग जल उठती और लोग कदमों की आहट से ही पहचान लेते कि कौन आ रहा है। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और हर कोने में सन्नाटा ऐसा कि जैसे हवा भी धीरे चलती हो। इसी दौर में एक लड़की रहती थी। गुलनाज, उम्र 22 साल, न बहुत बोलती, न किसी से ज्यादा उलझती, मगर उसकी आंखों में ऐसा सुकून था कि देखने वाला देर तक उसे देखता ही रह जाए। उसके घर में सिर्फ दो ही लोग थे, एक उसकी बूढ़ी दादी और दूसरा एक मुर्गा। वो मुर्गा आम नहीं था। मुर्गे का नाम सुरख था। लाल कलगी वाला, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें इंसानों जैसी चमक थी। गांव के लोग मजाक में कहते, यह मुर्गा नहीं, गुलनाज का भाई है। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण गिरती, तो सुरख दरवाजे पर बैठा कुकड़ों को करता और गुलनाज को जगाता। जब वह कुएं पर पानी भरने जाती, सुरख साथ साथ चलता। जब चक्की पर आटा ले जाती, तो वहीं चौखट पर खड़ा उसका इंतजार करता। गांव की औरतें हंसकर कहती, गुलनाज का राजदार यह मुर्गा है। और सच भी यही था। गुलनाज अक्सर अपने दिल की बातें किसी इंसान से नहीं, बल्कि उसी मुर्गे से कहती। वो धीरे धीरे कुछ बोलती और सुरख कभी गर्दन हिलाकर, कभी आंख झपकाकर ऐसे जवाब देता जैसे सब समझ रहा हो। गुलनाज की दुनिया बहुत छोटी थी। एक टूटा सा घर, एक बूढ़ी दादी जिनके हाथ अब कांपते थे, और यही मुर्गा जो उसके लिए हमराज था। मगर जिंदगी की सादगी में भी अंदर ही अंदर कोई खालीपन था। दादी अक्सर कहा करती, बिटिया, जिंदगी अकेले नहीं कटती, औरत को एक सहारा चाहिए। गुलनाज मुस्कुरा देती, मगर उसकी मुस्कान के पीछे हमेशा एक खामोशी छुपी रहती। एक दिन सुबह की बात है। गुलनाज ने पानी की बाल्टी उठाई और सुरख को आवाज दी, चलो कुएं तक चलते हैं। दोनों साथ निकले। गांव की गलियों से गुजरते हुए सूरज की हल्की रोशनी मिट्टी की दीवारों पर बिखरी थी। कुएं पर पहुंची तो भीड़ कम थी। गुलनाज ने रस्सी डाली ही थी कि पास की झाड़ियों में अचानक सरसराहट हुई। सुरख ने तुरंत गर्दन तान ली। उसकी आंखें एक तरफ टिक गईं और उसने जोर से कुकड़ों कूक की आवाज निकाली। मगर इस बार उस आवाज में चेतावनी थी। गुलनाज घबराकर उधर देखने लगी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आदमी निकला, चेहरा आधा ढका हुआ, काले कपड़े पहने हुए। वो सीधे गुलनाज के पास आया और उसके हाथ में एक मुड़ा कागज थमा गया। ये तेरे लिए है, उसने भारी आवाज में कहा। गुलनाज कांप गई। उसने कागज खोला। उसमें सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, तू बच नहीं सकती। गुलनाज का दिल दहल गया। वो कुछ कह पाती, उससे पहले ही वह आदमी भाग चुका था। सुरख जोर जोर से कुकड़ू खूं करने लगा, जैसे पूरे गांव को खबर देना चाहता हो। गुलनाज ने कांपते हाथों से पानी की बाल्टी उठाई और जल्दी जल्दी घर की तरफ लौट गई। घर पहुंची तो दादी आंगन में बैठी थीं। उन्होंने पूछा, कौन था वो? चेहरा देखा उसका। गुलनाज ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने वह कागज चूल्हे में जलाकर राख कर दिया और सुरख को अपने पास खींच लिया। उस रात गुलनाज देर तक जागती रही। मुर्गा दरवाजे पर बैठा रहा और उसकी आंखें बार बार आंगन की तरफ उठ जातीं, जैसे वह भी किसी अनहोनी को महसूस कर रहा हो। गांव की जिंदगी ऊपर से कितनी सीधी लगती थी, मगर अंदर ही अंदर उलझनों से भरी हुई थी। गुलनाज के लिए वह कागज का टुकड़ा किसी जड़ से कम न था। उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ जातीं। सुरख मुर्गा भी उस रात बेचैन था। कभी दरवाजे पर चक्कर लगाता, कभी आंगन की मिट्टी पर पंजे मारता और कभी चोंच से जमीन कुरेदता, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसी गांव में एक नौजवान था, दानिश। उम्र कोई 30 साल, गेहूं रंग, औसत कद और आंखों में हमेशा एक थकी हुई बेचैनी। उसकी बीवी का नाम था निमरा। छोटी काठी की औरत, रंग सांवला मगर नर्म मिजाज वाली। शादी को 6 साल हो चुके थे, लेकिन औलाद का साया अब तक उनके घर पर नहीं आया था। शुरू के सालों में दोनों ने सब्र किया, इलाज कराए, मगर वक्त बीतने के साथ साथ दानिश की आंखों की मोहब्बत कम और तलखी ज्यादा होती गई। मुझे औलाद चाहिए निमरा, मैं यह सुनसान घर और बेजुबान दीवारें और नहीं देख सकता। निमरा खामोश रहती, मगर उसकी खामोशी में बहुत कुछ था। उसके सीने में दिन ब दिन जिद्दोजहद और जलन पनपने लगी थी। एक रात जब आसमान पर बादल गहरे थे और बिजली कड़क रही थी,
दानिश ने रोटी का टुकड़ा बीच में ही छोड़ दिया। अब और नहीं, मैं दूसरी शादी करूंगा। मुझे औलाद चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर। निम्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी पलकों पर आंसू अटक गए, मगर उसने एक लफ्ज भी जो। उस रात वो आंगन में बैठी रही। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को भिगोती रहीं, लेकिन उसकी आंखें सूखी रहीं। उसका दिल पत्थर जैसा बन चुका था। कुछ दिनों बाद गांव में खबर फैली, दानिश ने गुलनाज का रिश्ता मांगा है। यह सुनकर हर कोई हैरान था। इतनी जल्दी उसकी पहली बीवी का क्या होगा, और गुलनाज ने हां कैसे कर दी। मगर जब दानिश खुद गुलनाज की दादी के पास आया तो उसने कहा, मैं चाहता हूं कि गुलनाज मेरी बीवी बने। मैं निम्रा को छोड़ नहीं रहा, मगर मुझे औलाद चाहिए, और मुझे यकीन है कि यह घर तभी रोशन होगा। दादी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, दानिश मेरी पोती सीधी सादी है। अगर उसे दुख पहुंचाया तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। दानिश ने सिर हिलाकर वादा किया, दादी, मैं इसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। सुरख उस वक्त आंगन में खड़ा सब सुन रहा था। उसने अचानक जोर से कुकड़ों की आवाज निकाली, जैसे कोई गवाही दे रहा हो। गांव में बातें बनने लगीं। गुलनाज तो अब दूसरी बीवी होगी, मुर्गा भी जाएगा उसके साथ। अजीब औरत है, जानवरों से लगाव रखती है। मगर गुलनाज ने किसी की बात की परवाह न की। उसके दिल में बस इतना सुकून था कि दानिश ने उसके लिए कदम बढ़ाया है। शादी बहुत सादगी से हुई, न ढोल, न बैंड, न बड़ी दावत। बस कुछ गवाह, थोड़ी मिठाई और दादी की नम आंखें। गुलनाज जब दानिश के घर आई तो उसके साथ दादी भी चली आई, और हां, सुरख भी। दानिश ने हंसकर कहा, यह सिर्फ मुर्गा नहीं, हमारे घर की रखवाली करेगा। लेकिन जिस घर में एक औरत पहले से थी, उसी घर में जब दूसरी औरत का कदम पड़ा तो वहां की दीवारों में भी खामोशी बदल जाती है। निम्रा बाहर से मुस्कुराती, बहन, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हारा बनाया खाना बहुत अच्छा है। मगर उसकी आंखों की गहराई में आग जल रही थी। वह आग जो सिर्फ जलन की होती है, और यह सब सुरख मुर्गा शायद समझ रहा था। वह इंसानी जुबान तो नहीं समझता था, मगर इंसानी लहजे और निगाहों में छुपा जहर अच्छी तरह पहचानता था। शादी के कुछ महीने बीत गए। दानिश अब पहले से कुछ बदल गया था। शाम को खेत से लौटते ही वह सीधे गुलनाज के कमरे में जाता, उसकी हालचाल पूछता, और साथ ही सुरख मुर्गे को भी पुकारता, आजा सुरख, आज तेरे लिए ताजा दाने लाया हूं। मुर्गा पंख फड़फड़ाता और कुकड़ों को की आवाज में ऐसा रंग भर देता कि घर का आंगन कुछ पल के लिए उसकी आवाज से गूंज उठता। एक सुबह जब धूप आंगन में तिरछी उतर रही थी, गुलनाज दादी के पास बैठी धीरे से बोली, दादी, मेरे सीने में अजीब सा बोझ है। लगता है जैसे मेरे अंदर कोई नई जान पल रही है। दादी ने घबराकर उसका चेहरा थामा। सच कह रही है तू? गुलनाज ने शर्माकर आंखें झुका लीं। दादी की आंखों में आंसू आ गए। अब इस घर में भी किलकारी गूंजेगी। पास ही खड़ा सुरख अचानक जोर से कुकड़ों कूकर उठा और फिर जमीन पर अपने पंजे से 4 बार ठप्पा मारा, जैसे कह रहा हो, हाँ, मैंने भी यह बात पहले से भांप ली थी। गुलनाज हामिला यानी प्रेग्नेंट थी। जब दानिश को यह खबर मिली तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं। वह खेत से सीधे दौड़ता हुआ घर आया और गुलनाज का चेहरा दोनों हाथों में लेकर बोला, तूने यह खबर सुनाकर मुझे खुश कर दिया। अब यह घर भी सूना नहीं रहेगा। उस शाम वो खुद सुरख के लिए गेहूं और बाजरा लेकर आया। हंसते हुए बोला, तू ही तो हमारा हमराज था सुरख, अब तू हमारे बच्चे का दोस्त बनेगा। मुर्गे ने गर्दन घुमाकर ऐसी आवाज निकाली जो आम कुकड़ों को नहीं थी, बल्कि किसी एहसास की गवाही जैसी थी। दादी बोली, देख बेटा, यह जानवर नहीं तेरे घर का पहरेदार है। लेकिन दूसरी तरफ घर के कोने में बैठी निम्रा का चेहरा और भी पीला पड़ गया। जहां पहले वह बस खामोश थी, अब उसकी आंखों में खुली हुई जलन दिखने लगी। वो चुपचाप गुलनाज के पेट की तरफ देखती और दांत भी लेती। रात को जब दानिश गुलनाज के कमरे में होता तो निम्रा अकेले आंगन में बैठकर सोचती, यह औलाद मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी कैसे हो। उसके सीने में आग बढ़ती जा रही थी। बच्चों की किलकारी अब उसके कानों को चुभने लगी थी। यहां तक कि पास पड़ोस के बच्चे खेलते हुए उसके आंगन के पास आते तो वह गुस्से में झिड़क देती। मुर्गा यह सब महसूस कर रहा था। जब भी निम्रा पास आती और जहरीली मुस्कान से गुलनाज को देखती, सुरख तुरंत अपने पंख फैला देता और जोर से कुकड़ों को करता,
जैसे गुलनाज को आगाह कर रहा हो। इसकी आंखों में भरोसा मत करना। गांव की औरतें अब कहने लगीं, ऐसा मुर्गा हमने कभी नहीं देखा। लगता है यह सचमुच इंसानों जैसी सोच रखता है। वक्त बीतता गया और गुलनाज की गोद में एक नन्हा बेटा आ गया। जी हाँ, उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। गांव की हवा उस दिन बदल गई। घर में खुशी लौट आई। दादी की आंखें भीग गईं। दानिश ने पहली बार खुद बच्चे को गोद में उठाया और हंसा। सुरख पास खड़ा रहा। उसने बच्चे के छोटे छोटे पैरों को हल्के से अपनी चोंच से छुआ और फिर जोर से कुकड़ों कू की आवाज निकाली। आवाज में ऐसा दर्द था कि सबको लगा यह मुर्गा भी इस घर का हिस्सा है। लेकिन उस खुशी के माहौल में भी निम्रा की आंखों की आग और तेज हो चुकी थी। वो बच्चा जिसकी वजह से दानिश की मोहब्बत पूरी तरह गुलनाज की तरफ चली गई थी, वही बच्चा अब निम्रा की नफरत का निशाना बनने वाला था। बच्चे के आने के बाद घर की फिजा बदल गई थी। गुलनाज की आंखों में चमक, दादी की शक्ल पर सुकून और दानिश के चेहरे पर नई रोशनी, सब कुछ नया लगने लगा। दिन रात अब उस बच्चे की किलकारी गूंजती, लेकिन एक कोना ऐसा भी था जहां अंधेरा और गहरा हो चुका था, और वह कोना था निम्रा का दिल। निम्रा जब देखती कि दानिश बच्चे को गोद में उठाकर खेल रहा है तो उसके सीने में जैसे किसी ने अंगारे भर दिए हों। वह अंदर ही अंदर सोचती, जिस औलाद के लिए मैं तरसी वह अब किसी और की गोद में है। यह बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मनी है। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ नफरत और बेइज्जती का एहसास था। सुरख ज्यादातर बच्चे के आसपास मंडराता। जब गुलनाज बच्चे को झूले में सुलाती तो मुर्गा आंगन में पहरा देता। कभी चौखट पर बैठा रहता, कभी छत की मुंडेर पर जाकर चारों तरफ नजर गड़ा देता। दादी ने कई बार कहा, यह सिर्फ मुर्गा नहीं है, ये तो कोई दोस्त है। गांव की औरतें भी हैरान होती, मुर्गे में इतनी समझ, यह तो किसी पहरेदार से भी ज्यादा होशियार है। एक रात जब सब सो रहे थे, निम्रा दबे पांव बच्चे के कमरे में घुसी। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़ा था भीगा हुआ, जिस पर किसी कड़वे रस की गंध थी। उसका इरादा था कि उस कपड़े को बच्चे के चेहरे पर रख दे ताकि उसकी सांसें बंद हो जाएं। लेकिन जैसे ही उसने झूले के पास कदम रखा, अचानक सुरख ने जोर से कुकड़ों कुओं की ऐसी आवाज निकाली कि पूरा घर गूंज उठा। गुलनाज चौंक कर उठ बैठी। दादी भी लाठी टेकते हुए कमरे तक पहुंच गई। निम्रा ने कपड़ा छुपाकर दिखावे से कहा, मैं तो बच्चे को देखने आई थी। नींद नहीं आ रही थी। सुरख गुस्से में अपने पंजों से जमीन पर बार बार ठप्पे मार रहा था, जैसे गवाही दे रहा हो कि यह झूठ बोल रही है। निम्रा अपनी नाकाम कोशिश पर और भड़क गई। कुछ दिनों बाद उसने बच्चे के झूले की रस्सी को हल्के से काटकर कमजोर कर दिया। इरादा यह था कि जैसे ही बच्चा झूले में जोर से हिलेगा, रस्सी टूट जाएगी और बच्चा गिरकर चोट खा लेगा। मगर उस दिन जब गुलनाज बच्चे को झूले में डालकर दादी के पास बैठी थी, सुरख बार बार झूले के पास जाकर अपनी चोंच से रस्सी को टोकता रहा। वो लगातार कुकड़कूं करता, जैसे किसी को आगाह कर रहा हो। दादी ने गौर किया और बोली, गुलनाज रस्सी बदल दे, यह मुर्गा कुछ बताना चाह रहा है। रस्सी खोलकर जब देखी गई तो वह आधी कटी हुई निकली। गुलनाज दंग रह गई। दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने बस इतना कहा, जिस घर में जलन पलती है वहां औलाद महफूज नहीं रहती। निम्मा अंदर ही अंदर जलकर राख हो रही थी। हर चाल नाकाम हो रही थी और हर बार सुरख उसकी साजिश पकड़ लेता था। अब उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान भी कम हो गई थी। वो साफ साफ समझ चुकी थी कि जब तक यह मुर्गा जिंदा है, उसकी चालें शायद कामयाब नहीं होंगी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब अगली बार मैं इस मुर्गे को ही रास्ते से हटाऊंगी ताकि कोई गवाह ना बचे और कोई मेरी असली सूरत जान ना पाए। दिन बीतते जा रहे थे। गुलनाज के आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजती, मगर उसी घर के कोने में बैठी निम्रा का दिल अब और सख्त होता जा रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ख्याल था, पहले यह बच्चा फिर यह मुर्गा। जब तक यह दोनों हैं, मेरी जिंदगी हमेशा अधूरी रहेगी। निम्रा ने ठान ली, अब की बार मैं सीधे इस मुर्गे को रास्ते से हटाऊंगी। यह हर बार मेरी चाल बिगाड़ देता है। अगर यह जिंदा रहा तो कभी मेरा इरादा पूरा नहीं होगा। उसने दिन रात मौका तलाशना शुरू कर दिया। एक सुबह जब दानिश खेतों में था, दादी घर के अंदर आराम कर रही थी और गुलनाज बच्चे को दूध पिला रही थी। निम्रा चुपचाप आंगन में गई। उसके हाथ में एक पुराना कपड़ा था
जिसमें उसने तेजहाब जैसी गंध वाला कोई जहरीला रस भरा था। इरादा था कि वह सुरख के खाने में डाल दे। सुरख उस वक्त चौखट पर खड़ा था, अपनी चमकती आंखों से चारों तरफ नजर गड़ाए। निम्रा ने जहरीला दाना सामने रखा और दिखावे से बोली, आजा सुरख, तेरे लिए खास दाना लाई हूं। सुरख ने गर्दन हिलाई, मगर उसके पंख एकदम तन गए। उसने जमीन पर 3 बार ठप्पा मारा और फिर जोर से कुकड़ों कुओं की आवाज निकाली। आवाज में डर नहीं बल्कि गुस्सा और इल्जाम छुपा था। गुलनाज दौड़कर बाहर आई। क्या हुआ सुरख? मुर्गा बार बार जहरीले दाने की तरफ चोंच से इशारा करने लगा और जमीन पर पंजों से मिट्टी उछालने लगा, जैसे कह रहा हो, यह जहर है, मत छूना। गुलनाज ने दाने को हाथ में लिया, सूंघा और तुरंत समझ गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे ये तो किसी ने झर मिलाया है। दादी भी घबराकर बाहर आई। उन्होंने गुस्से से निम्रा की तरफ देखा। निम्रा का चेहरा उतर गया। उसने जल्दी से बनावटी लहजा बनाया, ना नहीं, मैं तो बाजार से लाई थी, शायद गलती से। लेकिन सुरख वहीं खड़ा जोर जोर से कुकड़ों को कर रहा था और अपनी चोंच से बार बार निम्रा की तरफ इशारा कर रहा था। गांव की 2 औरतें जो पास से गुजर रही थीं, उन्होंने भी देख लिया और आपस में कहने लगी, अरे ये तो सारा राज खोल रहा है मुर्गा। निम्रा का गुस्सा अब काबू से बाहर था। उसने दादी की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग हमेशा मुझे ही बुरा समझते हो। लेकिन खैर, किसी तरह मामला शांत हो गया। दिन गुजरने लगे। एक बार रात का वक्त था। घर के आंगन में हल्की सी लालटेन जल रही थी। गुलनाज बच्चे को दूध पिलाकर थक चुकी थी और उसी के पास लेटी हुई थी। दादी नींद में थी। दानिश खेत के काम से 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ था और पूरा घर जैसे गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। लेकिन दरवाजे पर चौकस नजरें गड़ाए बैठा था सुरख मुर्गा। उसकी गर्दन, तनी हुई आंखें लालटेन की रोशनी में चमक रही थीं। लेकिन कुछ देर बाद मुर्गा भी दरवाजे पर ही सो गया। अब निम्रा का दिल अब पूरी तरह जहर से भर चुका था। उसने ठान लिया, जब तक यह बच्चा जिंदा है, दानिश कभी मेरा नहीं होगा। आज रात इसका हमेशा के लिए खात्मा कर दूंगी। धीरे धीरे वह गुलनाज के कमरे में दाखिल हुई। गुलनाज और दादी गहरी नींद में थीं। बच्चा झूले में हल्की हल्की सांसें ले रहा था। निम्रा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर जल्दी से बच्चे को कपड़े में लपेटा और अपनी बाहों में दबा लिया। उसका चेहरा सख्त था, आंखों में कोई नरमी नहीं। निम्रा दबे पांव बाहर निकली और अंधेरे में कदम बढ़ाने लगी। गांव की गलियां सोई हुई थीं। बस कुत्तों की कभी कभार भौंक और ठंडी हवा का झोंका सुनाई देता। निम्रा तेजी से कदम बढ़ाती रही और सीधा जंगल की तरफ निकल गई। इस हलचल में सुरख जाग चुका था। सुरख दरवाजे से सब देख चुका था। वह चुपचाप उसके पीछे उड़ता नहीं बल्कि जमीन पर दौड़ता चला। उसके पंजों की थक मिट्टी में गूंज रही थी। जंगल के किनारे पहुंचकर निम्रा ने एक सूखी जगह चुनी। वहां पुराने पेड़ों की जड़ें उभरी हुई थीं और सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद के दिल की धड़कन भी सुनाई देती। निम्रा ने हाथों से मिट्टी खोदी और एक छोटा सा गड्ढा बना लिया। फिर बच्चे को उसमें रख दिया। उसके होठों से आवाज निकली, तू मेरी बर्बादी की वजह, अब तुझे यहीं खत्म होना होगा। उसकी आंखों से 2 आंसू गिरे, मगर उनमें कोई ममता नहीं थी, बस जलन और नफरत थी। सुरख पास की झाड़ियों में छुपा सब देख रहा था। उसके पंख तन चुके थे, सांस तेज थी। जैसे ही निम्रा पीछे मुड़ी, सुरख झाड़ियों से निकला और सीधे गड्ढे के पास पहुंचा। उसने बच्चे को अपनी चोंच और पंखों से धीरे धीरे बाहर निकाला। बच्चा बहुत हल्की सांसें ले रहा था, मगर जिंदा था। सुरख ने उसे अपने पंखों में दबोच लिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को सीने से लगाती है। उसने जोर से कुकड़ों कुओं की आवाज निकाली, मगर इतनी लंबी कि रात के सन्नाटे को चीर गई। यह सब देखकर मुर्गा का दिमाग काम नहीं कर रहा था। निम्रा तो वापस लौट गई थी, लेकिन मुर्गा अब उस जंगल में भटक कर रह गया था। उसको वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसीलिए वह जंगल में ही भटक रहा था। जंगल के उस कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। वहां एक बूढ़ा हकीम बाबा रहता था, जो जड़ी बूटियों से इलाज करता और अकेला जिंदगी गुजारता। उसकी नींद सुरख की आवाज से खुल गई। वो बाहर आया और हैरान रह गया। अरे मुर्गा और इंसानी बच्चा! उसने बच्चे को तुरंत अपनी गोद में लिया। सांसें हल्की थीं, मगर बच्चा जिंदा था। हकीम बाबा ने अपने तजुर्बे से बच्चे को दूध पिलाया और उसको कपड़े में लपेटा।
सुरख उसके पास बैठा रहा, आंखों से जैसे कह रहा हो, इसे संभाल लो, यह मेरा दोस्त है। इधर घर में गुलनाज की नींद अचानक टूटी। उसने झूले को खाली पाया। उसकी चीख निकल गई, मेरा बच्चा कहाँ है? दादी भी घबरा कर उठी। सारे घर में तलाश हुई मगर बच्चा नहीं मिला। सुरख भी गायब था। गुलनाज ने रोते रोते बाल नोच लिए। उसकी आवाज गूंज रही थी, मेरा लाल, मेरा शरीफ कहाँ है? निम्रा बाहर आंगन में आई और बनावटी हैरानी से बोली, क्या हुआ, बच्चा कहाँ गया? उसके चेहरे पर झूठी सादगी थी मगर आंखों की गहराई में ठंडी सुकून की लहर छुपी थी। गुलनाज का घर उस रात अजीब सा बन गया। उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थीं, कोई मेरा बच्चा ढूंढ दो। दादी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने कांपते हाथों से गुलनाज को संभालती मगर खुद भी जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो पड़ती। गांव की औरतें जमा होने लगीं। कोई कहता, बच्चा तो मुर्गे के साथ ही गायब है। कोई और जोड़ देता, हाँ, हो सकता है वही उठा ले गया हो। मुर्गे पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं था। गुलनाज के कानों में यह ताने किसी जहरीले तीर की तरह चुभ रहे थे। निम्रा भीड़ के बीच खड़ी थी, चेहरे पर बनावटी गम, आंखों में झूठी नमी, मगर अंदर ही अंदर उसके सीने में अजीब सा सुकून था। वो धीरे से बोली, क्या पता वो मुर्गा ही बच्चे को जंगल की तरफ ले गया हो। जानवर कब किस पर पलट जाए कोई कह नहीं सकता। औरतों ने हामी भरी, हाँ, हो सकता है। लोग कहते हैं कि जानवर कभी कभी बच्चों को उठा ले जाते हैं। होते होते सुबह हो गई। दानिश सुबह के वक्तव्य बाहर से लौटा। उसने यह सुना तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। क्या मेरा बेटा? उस मुर्गे ने उसकी आंखों में शक भर गया। उधर जंगल के एक कोने में हकीम बाबा ने बच्चे को अपने पास सुला लिया था। उन्होंने उसे दूध पिलाया, गुनगुने पानी से साफ किया और सूती कपड़े में लपेट दिया। सुरख दरवाजे पर चौकस बैठा था। वह बार बार झोपड़ी के बाहर चक्कर काटता और फिर आकर बच्चे को देखता। उसकी आंखों में जैसे दोस्ती उतर आई थी। हकीम बाबा ने मुर्गे को देखकर कहा, तू कोई आम जानवर नहीं, तू इस बच्चे का दोस्त लगता है। 3 दिन तक मैं इस नन्ही जान को संभालूंगा, फिर इसे इसके घर पहुंचा दूंगा। सुरख ने गर्दन हिलाकर कुकड़ों की हल्की आवाज निकाली, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। गांव वाले अब आंगन में बैठकर कानफूसी करने लगे। गुलनाज और उसका मुर्गा दोनों ही अजीब हैं। पहले तो मुर्गे के साथ हर वक्त घूमती थी, अब उसी मुर्गे ने उसका बच्चा खा लिया। दानिश को पंचायत बुलानी चाहिए। यह बातें धीरे धीरे दानिश तक भी पहुंच गईं। उसके दिल में शक और गहरा हो गया। उसने गुस्से में कहा, अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं गुलनाज और उसके मुर्गे को कभी माफ नहीं करूंगा। गुलनाज ने सुना तो उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। क्या वही मुर्गा मेरा दुश्मन बन गया? 3 दिन बाद जब बच्चा हकीम बाबा की देखरेख में संभल गया, सुरख बेचैन होने लगा। वो लगातार आवाजें निकालने लगा, कुकड़ू कुकड़ू जैसे कह रहा हो, अब हमें लौटना है। हकीम बाबा ने आहिस्ता से बच्चे को कपड़े में लपेटा और बोले, चल बेटा, अब तुझे तेरी मां तक पहुंचाना होगा। तेरी मां की गोद तुझसे खाली होगी तो उसका दिल पत्थर बन जाएगा। उन्होंने सुरख की आंखों में देखा, तू आगे आगे चलेगा, मैं पीछे पीछे। रास्ता तू ही बता, क्योंकि मुझे तो इसके घर गांव का रास्ता मालूम नहीं। मुर्गे ने जोर से पंख फड़फड़ाए और लंबी आवाज निकाली। कोकड़ों को उसकी आवाज जंगल की खामोशी को चीरते हुए सीधे गांव की तरफ गूंजी। गांव की चौपाल में उस दिन भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। हर कोई कानाफूसी कर रहा था। गुलनाज का बच्चा अब तक नहीं मिला, मुर्गा भी गायब है। जरूर उसी ने कुछ किया होगा। दानिश को इंसाफ लेना चाहिए, वरना मिसाल गलत बैठेगी। पंचायत बुलाने की बात हो चुकी थी। दानिश का चेहरा तमतमाया हुआ था। उसके लहजे में गुस्सा और दर्द दोनों मिले हुए थे। अगर मेरा बेटा अब जिंदा नहीं है तो मैं इस औरत और उसके मुर्गे को कभी माफ नहीं करूंगा। गुलनाज वहीं पास बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर थकान और बेबसी की लकीरें साफ दिखती थीं। वो कुछ कहना चाहती थी मगर लफ्ज उसके गले में अटक जाते। उसकी झुकी हुई निगाहें बस एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या सच में वह मुर्गा मेरा दुश्मन निकला? गांव के सरपंच ने हाथ उठाकर सबको खामोश कराया। दानिश ने कहा कि इस औरत के मुर्गे ने मेरे बच्चे को मार डाला है, अब इस औरत को भी मौत की सजा सुनाई जाए। सरपंच ने गुलनाज से पूछा, तुम कुछ कहना चाहती हो?
तो गुलनाज ने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, तुम अपनी सजा सुनाओ। गांव का सरपंच अभी सजा सुनाने ही वाला था कि इसी बीच गांव के बाहर से एक अजीब सी हलचल उठी। लोगों ने देखा, जंगल की तरफ से एक बूढ़ा हकीम बाबा चला आ रहा था। उसकी झुकी हुई कमर, कांधे पर जड़ी बूटियों की पोटली और गोद में एक नन्हा बच्चा आगे आगे चल रहा था। सुरख मुर्गा, उसकी चाल में ठसक था और आंखों में चमक। कभी पंख फड़फड़ाता, कभी जोर से कुकड़ों की आवाज निकालता। गांव वाले अवाक रह गए। किसी ने कहा, अरे यह तो वही बच्चा है। दूसरा बोला, मुर्गा जिंदा है और बच्चे को साथ लेकर आया है। गुलनाज की आंखें धुंध से साफ हो गईं। वो दौड़कर आगे बढ़ी और बच्चे को अपनी गोद में थाम लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह निकले। मेरा शरीफ, मेरा लाल, तू जिंदा है। दादी भी लड़खड़ाते कदमों से आई और बच्चे को चूम कर बोली। हमारी झोली फिर से भर गई। लेकिन यहां मामला खत्म नहीं हुआ था। भीड़ में खड़े लोग अब भी बुदबुदा रहे थे, मगर बच्चा जंगल में कैसे पहुंचा? किसने उसे वहां फेंका? सुरख अचानक पंचायत के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने जोर से कुकड़ों को किया और फिर अपने पंजों से जमीन पर 4 बार जोर से ठप्पा मारा। इसके बाद उसने अपनी गर्दन मोड़कर सीधा निम्रा की तरफ देखा। भीड़ में खामोशी छा गई। हर कोई सांस रोके उस मुर्गे को देख रहा था। निम्रा का चेहरा उतर गया। उसने बनावटी हैरानी से कहा, मुझे क्यों देख रहा है ये जानवर? मैंने क्या किया है? मगर सुरख लगातार उसी की तरफ देखता रहा। वह पंख फड़फड़ाता और गुस्से में जोर जोर से आवाजें निकालता। कभी जमीन पर पंजे मारता, कभी गर्दन घुमाकर जंगल की तरफ इशारा करता। हकीम बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, ये बच्चा मैं जंगल में अपनी झोपड़ी के पास से लाया हूं। और यह मुर्गा 3 दिन तक बच्चे का ख्याल करता रहा। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यह जानवर किसी और पर इशारा कर रहा है, औरत पर, वह जिसने इस बच्चे को वहां फेंका। भीड़ ने एक साथ निगाहें निम्रा की ओर फेर दी। वह बुरी तरह घबरा गई। उसकी आंखों से नकली आंसू झलक पड़े, मगर उसके होंठ कांपने लगे। उसने दबी आवाज में कहा, यह सब झूठ है। एक जानवर की बात पर यकीन मत करो। लेकिन उसी वक्त सुरख ने उड़ान भरी और सीधे निम्रा के पास जाकर उसके पैर पर अपनी चोंच से वार किया। वो चीख उठी, हाय हटाओ इसे। भीड़ में से किसी ने कहा, साफ है यही औरत है मुजरिम। दूसरा बोला, अगर मुजरिम ना होती तो ये मुर्गा ऐसा क्यों करता? चौपाल के बीचों बीच अब सन्नाटा छा चुका था। गांव वाले गोल घेरे में खड़े थे। दानिश सामने खड़ा था। गुलनाज बच्चे को सीने से लगाए थी। दादी कांपते होठों से कुछ कह रही थी और जमीन के बीचों बीच खड़ा था। सुरख मुर्गा उसकी गर्दन तनी हुई थी, आंखें लाल हो चुकी थीं। वो लगातार अपनी चोंच से जमीन पर ठप्पे मारता और जोर से कुकड़ों को करता। हर आवाज जैसे किसी राज को खोल रही थी। गांव का सरपंच उठ खड़ा हुआ। भारी लहजे में बोला, यह बहुत संगीन मामला है। औलाद इंसान के लिए बहुत बड़ी दौलत होती है। अगर किसी ने बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। उसने सीधे दानिश से पूछा, तू बता, तेरा शक किस पर है? दानिश ने सर नीचे कर लिया। उसकी आंखें भर आईं। मेरा दिल अब उलझन में है। पहले मुझे मुर्गे पर शक हुआ, मगर अब जब मैंने अपने बच्चे को जिंदा पाया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सुरख ने अचानक से पंख फैलाए और सीधा निमारा की तरफ दौड़ा। उसने उसके पांवों के पास चोंच से जोरदार वार किया और फिर 4 बार जमीन पर ठप्पे मारे। फिर उसकी गर्दन जंगल की तरफ मुड़ी और उसने इतनी तेज कुकड़ुक की आवाज निकाली कि पूरा चौपाल गूंज उठा। उसी पंचायत में बैठे थे निजाकत बाबा। निजाकत बाबा, जो जानवरों की समझ में माहिर माने जाते थे, धीरे धीरे आगे आए। उन्होंने सबकी तरफ देखा और बोले, यह मुर्गा साफ इशारा कर रहा है कि बच्चे को जंगल में फेंका गया था और फेंकने वाली यही औरत है, निम्रा। भीड़ में हलचल मच गई। क्या? निम्रा ने तो यही मुजरिम है। निम्रा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने बचाव में कहा, झूठ, ये सब झूठ है। एक जानवर की बात पर कैसे यकीन कर सकते हो? मगर उसी वक्त सुरख ने फिर से जोर से आवाज निकाली और अपनी चोंच से निम्रा के बाल नोच डाले। भीड़ चीख उठी। दानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गरज कर बोला, बोल निम्रा, सच बोल, क्या तूने ही मेरे बेटे को जंगल में फेंका था? निम्रा के होंठ कांपने लगे, आंखों से नकली आंसू छलके। उसने जमीन पर गिरते हुए चीख मारी, हाँ हाँ, मैंने ही किया था।
उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे जलन थी। दानिश ने मुझे भुला दिया था। गुलनाज मां बन गई थी और मैं खाली थी। मैंने ही उस रात बच्चे को उठाया और जंगल में फेंक दिया ताकि कभी कोई मेरी जगह न ले सके। भीड़ से आवाजें उठी, हाय शर्म औरत होकर औलाद की दुश्मन बनी। यह तो बहुत बड़ी मुजरिम है। ऐसी औरत का इस गांव में कोई हक्का नहीं। गुलनाज बच्चे को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। दानिश का सिर लटक गया, उसके होंठ बुदबुदाए। मैंने गलत औरत पर यकीनन किया और जिसने मुझे सच्ची मोहब्बत दी उस पर शक किया। चौपाल का माहौल अब भारी हो चुका था। निम्रा की चीखें, गुलनाज की सिसकियां, दादी का तजुर्बा और भीड़ का गुस्सा, सब कुछ हवा में घुल गया था। बीच में खड़ा सुरख मुर्गा अपने पंख फैलाए अब भी सीधा निम्रा को घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, तेरा सच सामने आ चुका है। गांव का सरपंच आगे बढ़ा। उसने अपनी लाठी जमीन पर मारी और भारी आवाज में कहा, हम सब ने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। यही औरत निम्रा मुजरिम है। भीड़ से आवाज आई, हां बिल्कुल सही कहा, ऐसी औरत को गांव से निकालो। सरपंच ने सख्त लहजे में कहा, निम्रा तूने औलाद की दुश्मनी की, तूने हमारे गांव पर भी कलंक लगाया, इसलिए पंचायत का फैसला है, तू इस गांव में अब और नहीं रह सकती। आज से तेरे लिए इस गांव की चौखट बंद है। जा, और जहां चाहे तेरी जलन तुझे ले जाए। निम्रा जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उनमें सच्चा पछतावा नहीं था। वो सिर्फ अपनी हार से टूट चुकी थी। लोग उसे धकेलते हुए चौपाल से बाहर बाहर निकालने लगे। भीड़ से तानों की बौछार हो रही थी। औलाद की दुश्मन औरत, ऐसी औरत का यहां कोई हक नहीं। निम्रा की चीखें धीरे धीरे चौपाल से दूर होती चली गईं। गुलनाज बच्चे को सीने से लगाए अब भी रो रही थी। दानिश उसके पास आया। उसकी आंखें शर्म और पछतावे से झुकी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, गुलनाज, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया, तेरे मुर्गे पर शक किया और उसी औरत का साथ दिया जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। गुलनाज ने आंसू पोंछे। उसकी आवाज कांप रही थी। प्यार करने वाला शौहर भरोसा तोड़ दे, यह जख्म बहुत गहरा होता है। मैंने तुझसे मोहब्बत की थी, लेकिन उससे भी बढ़कर अपने बेटे से मोहब्बत करती हूं। अब जो मोहब्बत करनी है उसमें भरोसा भी सीखना होगा। दानिश के होंठ कांपे। उसने बच्चे को गोद में लिया और सिर हिलाकर कहा, मैं तुझसे वादा करता हूं, अब तुझे और इस बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भीड़ के बीच सुरख मुर्गा पंख फैलाकर खड़ा था। उसने जोर से कुकड़ों की ऐसी आवाज निकाली कि चौपाल गूंज उठी। दादी ने गुलनाज और बच्चे को अपने पास खींचा और उन्हें प्यार किया। गुलनाज ने आंसुओं से भीगी आंखों से सुरख की तरफ देखा। उसके होंठ कांपे और उसने धीरे से कहा, तू मेरी औलाद का दोस्त है। मेरी जिंदगी का हमराज पंचायत का फैसला हो चुका था। निम्रा को गांव से निकाल दिया गया था। गांव वाले धीरे धीरे अपने अपने घर लौटने लगे, मगर हर किसी के होंठों पर एक ही चर्चा थी, ऐसा मुर्गा कभी देखा है। जानवर होकर इतना समझदार निकला। गुलनाज का चेहरा अभी भी आंसुओं से भीगा था, मगर उसकी गोद में बच्चा जिंदा था और यही उसकी जीत थी। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बिटिया, तू और तेरी औलाद अब सही सलामत है। दानिश अब हर पल बदल चुका था। पहले वह जिस तरह गुलनाज पर शक करता था, अब उसी से मोहब्बत भी करता था। वो बच्चे के साथ खेलता, उसे झुलाता और हंसाने को कोशिश करता। गुलनाज उसके पास बैठकर देखती और उसके दिल का बोझ हल्का होता जाता। सुरख अभी भी आंसुओं से भीगा था, मगर उसकी गोद में बच्चा जिंदा था और यही उसकी जीत थी। दादी ने उसे गले लगाकर कहा, बिटिया, तू और तेरी औलाद अब सही सलामत है। दानिश अब हर पल बदल चुका था। पहले वह जिस तरह गुलनाज पर शक करता था, अब उसी से मोहब्बत भी करता था। वो बच्चे के साथ खेलता, उसे झुलाता और हंसाने को कोशिश करता। गुलनाज उसके पास बैठकर देखती और उसके दिल का बोझ हल्का होता जाता। सुरख अब घर का सिपाही बन चुका था। सुबह होते ही दरवाजे पर जाकर ऊंची आवाज में कुकड़ों कूं करता, फिर आंगन में आकर बच्चे के झूले के पास बैठ जाता। अगर कोई अजनबी घर के पास भी आता तो सुरख इतनी तेज आवाज में बोलता कि घर वाले फौरन सतर्क हो जाते। गांव की औरतें जो पहले गुलनाज पर ताने कसती थीं, अब उसी के आंगन में बैठकर कहती, बिटिया, तूने तो बहुत सहा, तेरा मुर्गा बहुत समझदार निकला। दादी को अब गर्व महसूस होता। वह आंगन में बैठकर सबको सुनाती,
सुरख सिर्फ एक मुर्गा नहीं, ये हमारे घर का सिपाही है। सुरख पास ही बैठा कुकड़ों कुओं की हल्की आवाज निकालता, जैसे दादी की बात पर मोहर लगा रहा हो। मगर शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। गांव के कुछ मर्दों को यह बात खटकने लगी कि एक जानवर की गवाही पर पंचायत ने इतना बड़ा फैसला क्यों सुनाया। कुछ ने आपस में कहा, आज यह मुर्गा गवाह बना है, कल अगर किसी और पर झूठा इल्जाम लगाने लगे तो पंचायत ने इंसानों की जगह एक जानवर की बोली को क्यों माना। धीरे धीरे इन बातों ने हवा पकड़ी। गांव में दो धड़े बनने लगे। एक वो जो गुलनाज और उसके मुर्गे को सही मानते थे, और दूसरे वो जो कहते थे कि यह सब गलत है। दानिश को अब एक नया डर सताने लगा। उसने गुलनाज से कहा, मुझे डर है कहीं यह लोग तुझ पर और सुरख पर फिर से उंगली ना उठाएं। गांव वाले जब जलने लगते हैं तो इंसाफ की जगह दुश्मनी पाल लेते हैं। ये बातें धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगीं। दानिश अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गया था, मगर उसका दिल फिर भी बेचैन था। कुछ गांव वाले जिनकी आंखों में जलन थी, एक रात आपस में मिले। किसी ने कहा, अगर यह मुर्गा जिंदा रहा तो कल हमारी पंचायत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग कहेंगे इंसानों की जगह जानवर का फैसला माना गया। दूसरे ने जोड़ा, हाँ, इसे रास्ते से हटाना होगा, वरना यह हर बार इंसानों के राज्य खोल देगा। यूं उन्होंने योजना बनाई कि अगले दिन सुबह मुर्गे को पकड़कर मार डालेंगे। उस रात सुरख आंगन में ही टहल रहा था। वह बार बार पंख फड़फड़ाता, जमीन कुरेदता और अचानक कुकड़ों कुओं की ऊंची आवाज निकालता। गुलनाज समझ गई यह बेचैन है। दादी ने भी माथे पर हाथ रखकर कहा, बिटिया, मुर्गे की आंखें औरत से भी ज्यादा गहरी हैं, इसे अब और संभाल कर रखना। अगली सुबह सूरज अब भी पूरी तरह उगा भी न था कि 4-5 मर्द लाठियां और रस्सी लेकर गुलनाज के आंगन की तरफ बढ़े। उनके इरादे साफ थे, मुर्गे को पकड़कर मार डालना। मगर जैसे ही वह आंगन के पास पहुंचे, सुरख ने ऊंची दीवार पर चढ़कर इतनी बुलंद आवाज में कुकड़ों को की गूंज निकाली कि पूरा गांव जाग गया। लोग अपने घरों से निकलने लगे, औरतें दुपट्टा संभालते दौड़ी, बच्चे दरवाजे से झांकने लगे। दानिश भी खेत से लौटकर आया और सामने का मंजर देखा। यह क्या हो रहा है? उसने गरज कर पूछा। मर्दों ने बहाना बनाया, हम तो बस मुर्गे को पकड़कर गांव से बाहर ले जाना चाहते थे, पंचायत की इज्जत खतरे में है। सुरख ने उनकी बात सुनी और अचानक हवा में अपने पंख फैलाकर इतना जोरदार कुकड़ूं किया कि सबके कान शून्य हो गए। दानिश ने उन सब लोगों को भगा दिया। दिन बीतते गए। गुलनाज का घर जो कभी दुखों और इल्जामों से घिरा था, अब फिर से हंसी और किलकारियों से भर चुका था। शरीफ नन्हा बच्चा अब कुछ बड़ा होने लगा था। सबसे गहरी बात यह थी कि शरीफ और सुरख मुर्गा अब जैसे भाई बन गए थे। शरीफ जब झूले से उतरता तो सीधे सुरख की तरफ रेंगता और उसके पंख पकड़कर खिलखिलाता। सुरख भी अपनी गर्दन झुकाकर उसे चोंच से हल्के हल्के गुदगुदाता। बच्चे की हंसी और मुर्गे की कुकड़ों को मिलकर पूरे आंगन को गूंजा देते। गांव की औरतें अक्सर कहती, यह बच्चा मुर्गे के बिना नहीं रह सकता, और दादी गर्व से जवाब देती, क्योंकि यह मुर्गा इसका दोस्त है। पंचायत के फैसले के बाद गांव वालों में धीरे धीरे सुकून लौटने लगा। गांव की औरतें गुलनाज के आंगन में बैठकर उसकी मदद करती और बच्चे को देखकर मुस्कुराती। दानिश ने भी अपनी गलती का बोझ उतार फेंका था। वो अब हर रोज घर जल्दी लौट आता, कभी शरीफ के लिए गुड़ लाता, कभी गुलनाज के लिए चूड़ियां, और सबसे अहम, अब वह हर बार सुरख को अपने हाथों से दाना खिलाता और कहता, तू मेरी औलाद का दोस्त है। और इस तरह वह लोग खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।